आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ मॉर्फोजेन ग्रेडियंट. So in today's video we'll be talking about morphogen gradient, and this is one of the most important concept in developmental biology. So stay tuned till the end of this lecture because you are not going to get any of these in your textbooks or explained nicely in any of the YouTube videos. तो दिल थाम के बैठिए, लास्ट तक देखिए और इसका एक्सप्लेनेशन को एंजॉय कीजिए. सो morphogen is a diffusible biochemical molecule that can determine the cell fate, and basically the cell fate is determined by its concentration. So morphogen basically क्या होता है? morphogen मतलब एक बायोमोलिक्यूल्स होता है. जनरली वो प्रोटीन ही होता है ज़्यादा देर तक, बट देर कुड बी ऑल्सो स्मॉल मॉलिक्यूल. इवन वाइटामिन ए भी एक morphogen जैसे काम कर सकते हैं, आपको पता है. तो morphogen जो होता है वो एक सेल से निकलता है और दूसरे सेल उसको इंटरप्रेट करते हैं. ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल यू कैन सी दीज ग्रीन सेल्स आर सिक्रेटिंग द morphogen, and the adjacent cells, the red cells, which has receptors for these particular morphogens, can interpret the signal. तो first and foremost, morphogen signal को interpret करने के लिए receptor and ligand interaction, cell signaling, ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है, right? And one important thing that comes in our mind when we talk about morphogen is basically it is diffusible, and second, it determines the cell fate by its concentration. So that is why concentration and diffusibility are two very important concept. अभी पता चलेगा. तो सोर्स एंड रिस्पॉन्डर्स तो आपको पता चल गया है, राइट? एंड ग्रेडियंट मतलब जो सोर्स के पास मॉर्फोजेन अगर हम लोगों ने मेजर किया नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इट वुड बी द हाइस्ट, राइट? एंड इफ यू गो अवे फ्रॉम द सोर्स, ऑब्वियसली द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ मॉर्फोजेंस वुड बी लेसर. सो दिस क्रिएट्स अ ग्रेडियंट. अब ये ग्रेडियंट में बहुत इंपॉर्टेंट सा इंफॉर्मेशन होता है जो कि इंटरप्रिटेड होता है, एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी में सेल फेट स्पेसिफिकेशन में इसका बहुत ज़्यादा रोल है. मतलब मानो कि एक इंटरमीडिएट कोई एक ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड है, उस वो मैग्नीट्यूड इम्पॉर्टेंट है एक सेल फेट 1 के लिए या फिर इसका इंटरप्रिटेशन के लिए, या फिर बहुत लो लेवल होगा तो एक दूसरा फेट इंटरप्रेटेड होगा. तो मतलब मॉर्फोजेन का जो ग्रेडियंट है उस ग्रेडियंट में ही मैसेज होता है जो कि सेल्स डिफरेंटली इंटरप्रेट करके एक डिफरेंट फेट को चूज़ कर सकता है, राइट? सो एंड सो फोर्थ. देयर कुड बी फेट 3, फेट 4, डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट. क्वेश्चन इज हर एक सेल ऐसे ग्रेडियंट को समझ कैसे सकता है, मतलब उसका मैकेनिज्म क्या है, वही तो फैसिनेटिंग है सबसे ज़्यादा डेवलपमेंटल बायोलॉजी में. Let's talk about how morphogen gradients can influence cell fate specification. तो पहले हम ये टॉपिक को बहुत ही ओवरव्यू जैसे समझेंगे, उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे. So cells when exposed to high level of morphogen activate a different set of gene when they are exposed to a low level of antigen. So if we compare two situations, when there are high level of morphogen exposure versus low level of morphogen exposure, it can lead to different genetic pathway. Molecular and genetic pathway could be different, right? तो मतलब concentration के basis पे different pathway activate हो सकता है. तो यहाँ पे देख लेते हैं, मतलब इंटरमीडिएट कॉन्सेंट्रेशन पे मान लीजिए ऐसे एक मॉलिक्यूलर पाथवे एक्टिवेट होता है और वो फेट 1 जनरेट करता है. तो और भी लोअर कॉन्सेंट्रेशन में मे बी कुछ दूसरा मॉलिक्यूलर पाथवे एक्टिवेट होगा जो कि फेट 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा. ऐसे ही और भी लो कंसेंट्रेशन में शायद और एक मॉलिक्यूलर पाथवे एक्टिवेट होगा जो कि फेट 3 के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा. सो दैट्स वाई द क्वेश्चन कम्स, हाउ मॉर्फोजेन ग्रेडियंट इज एग्जैक्टली इंटरप्रिटेड. तो उसके पहले हम लोग एक काम कर लेते कि एक डेवलपमेंटल बायोलॉजिस्ट के हिसाब से एक मॉर्फोजेन का डिफाइनिंग क्राइटेरिया क्या होता है. मतलब बहुत सारा जीन्स का ग्रेडियंट एक्सप्रेशन होता है, लेकिन हर एक जीन थोड़ी ना मॉर्फोजेन होता है, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट सम डिफाइनिंग क्राइटेरिया ऑफ मॉर्फोजेन. ओके, इट हैज़ टू बी प्रेजेंट एट द राइट टाइम एंड इन राइट प्लेस एंड इन राइट अमाउंट. ओके. Secondly, morphogen should be basically it should be having a localized source. So every cell in the tissue cannot be a source of morphogen. There are specialized source of morphogen in a tissue. Those are known as organizers or organizing centers that secretes these morphogens. Then basically
बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन एक डिफरेंट डिफरेंट पाथवे जनरेट करेगा एज ए मॉर्फोजेन. ओके, सो द overall responses can vary based on the concentration, and that can be manifested in level of gene expression, in level of molecular pathways, etc. Second thing is over and under expression of that morphogen molecule should have effect in terms of changing gene expression or the cell fate. मतलब हम लोगों ने morphogen को ज़्यादा डाल दिया, कम डाल दिया experimentally. अगर ऐसे किया हम लोगों ने तो सेल फेट के ऊपर उसका असर होनी चाहिए, तभी वो मॉर्फोजेन कहलाएगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट द इंटरप्रिटेशन इन बिट मोर डिटेल्स. तो इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, मतलब क्वेश्चन है कि मतलब मॉलिक्यूल तो सेम है, रिसेप्टर्स जो मॉलिक्यूल को डिटरमाइन कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन में जो मैसेज है वो इंटरप्रिटेड कैसे हो रहा है. मतलब कोई सेल फेट 1 चूज़ कर रहा है, कोई सेल फेट 2 या फिर फेट 3 चूज़ कर रहा है, इंटरप्रिटेशन कैसे हो रहा है. तो डिफरेंट लेवल्स पे होता है, तो ये स्लाइड में हम लोग वही समझेंगे. देखो, तो पहले क्या होता है कि सिग्नल इंटरप्रिटेशन में बहुत सारे स्टेजेस हो सकता है. पहले तो एक चीज़ बता सकते हैं कि टिश्यू स्पेसिफिक कॉम्पिटेंस. मान लो कि एक टिश्यू में देयर आर सर्टन फैक्टर्स विच आर ट्रिगर्ड बाय द मॉर्फोजेन, और दूसरा एक सेल टाइप में वो फैक्टर्स है ही नहीं. तो मतलब सेल ए एंड बी अगर दोनों ही मॉर्फोजेन से एक्सपोज्ड हो गए, लेकिन ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आपको दिख रहा है रेड और पिंक में, ये सेल बी में है ही नहीं. तो बेसिकली सेल ए जो जीन्स को एक्टिवेट कर सकता है, सेल बी वो नहीं कर सकता है. सो यू कैन सी क्लियरली दैट नॉट हैविंग or cell type specific expression of some kind of factors can determine the overall fate. So this is called tissue specific competence. Now morphogen dynamics जो होता है, मतलब मानो कि ओवर टाइम हम लोग देख रहे हैं, राइट. तो अगर एक सेम टिश्यू को अगर हम लोगों ने ओवर टाइम मॉनिटर किया तो आप देख रहे हो कि मॉर्फोजेन जब जब स्प्रेड हो रहा है तो डिफरेंट सेल्स आर गेटिंग एक्सपोज टू दिस मॉर्फोजेन. उसके बाद जो सिग्नल इंटरप्रिटेशन होता है वो सिग्नलिंग डायनामिक्स के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब कितना मैग्नीट्यूड में या फिर कितना मॉलिक्यूल्स में ऐसे मॉर्फोजेन्स है, और ड्यूरेशन कितना है, हर एक सेल को कितना ड्यूरेशन में मिलता है मॉर्फोजेन का एक्सपोजर. एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड, एंड अल्टीमेटली ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर मॉड्यूल्स एक नेटवर्क जैसे काम करता है सेल फेट को डिटरमाइन करने के लिए. ये सारा जो स्ट्रैटेजी के बारे में मैंने बात किया, नन ऑफ दीज आर हैपनिंग इंडिविजुअली, ऑल ऑफ दीज आर इंटरट्वाइंड एंड इंटरलिंक्ड. इंटरप्ले बिटवीन ऑल दीज पॉसिबल पाथवेज might lead to a change in fate or a acquisition of a specific fate in a cell. मतलब ये लाल से लाल होगा क्योंकि इसमें एक डिफरेंट पर्टिकुलर पाथवेज स्टार्ट होगा. तो मॉर्फोजेन के जब बात आता है तो दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जो सेल मॉर्फोजेन सिक्रीट करता है उसका सिक्रीशन काइनेटिक्स कैसा है, और जो सेल मॉर्फोजेन को इंटरप्रिट करता है या फिर रिसीवर एंड पे जो सेल्स है वो कैसे रिस्पॉन्ड करता है. तो ऐसा हो सकता है कि मॉर्फोजेन सिक्रीशन एक स्टेडी स्टेट लेवल पे हो रहा है, मतलब अगर एक फिक्स्ड रेट पे ओवर टाइम हो रहा है, राइट, तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा. ऐसा भी हो सकता है कि टाइम डिपेंडेंट इंटरवल में ऐसे पल्सेटाइल लेवल पे मॉर्फोजेन सिक्रीट कर रहा है. मतलब मानो ये जो ग्रीन सेल है ये कांस्टेंट मॉर्फोजेन सिक्रीट नहीं कर रहा है, कभी कभार कर रहा है, कभी कभार नहीं कर रहा है, कभी कम कर रहा है, कभी ज़्यादा कर रहा है ऐसे, और वो एक टाइम डिपेंडेंट मैनर में ऑसिलेट कर रहा है. और ऐसे होता है, नॉट सिग्नलिंग के लिए ऐसे दिखा गया है. अब ऐसे भी हो सकता है कि टाइम डिपेंडेंट स्टेडी स्टेट इंक्रीज हो रहा है मॉर्फोजेन सिक्रीशन में, कि जितना टाइम जा रहा है उतना ज़्यादा मॉर्फोजेन सिक्रीट कर रहा है. उल्टा भी तो हो सकता है कि जितना टाइम जा रहा है उतना कम मॉर्फोजेन सिक्रीट कर रहा है. बोथ आर पॉसिबल. तो एज एंड टाइम, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मॉर्फोजेन ग्रेडियंट. अब जो सेल रिस्पॉन्ड करेगा उसका रिस्पॉन्स काइनेटिक्स भी ऐसे हो सकता है, मतलब टाइम डिपेंडेंट एक स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स दिखा सकता है, मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स दिखा सकता है. मानो टाइम डिपेंडेंट इंक्रीज एक्टिविटी दिखा सकता है कोई एक सिग्नलिंग पाथवे का या फिर कोई एक मॉलिक्यूलर प्रोग्राम का, राइट. तो हर एक पॉसिबिलिटी कैन एग्जिस्ट. वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज पॉसिबिलिटीज़. तो वो तभी समझेंगे जब एग्जाम्पल्स लेंगे ना. तो लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ मॉर्फोजेन ग्रेडियंट. अभी ये रियल लाइफ एग्जाम्पल होने वाला है, ऐसे स्कीमेटिक्स नहीं. तो फ्लाई में देखा गया है बहुत ही वेल कैरेक्टराइज्ड मॉर्फोजेन ग्रेडियंट है डीपीपी मॉर्फोजेन ग्रेडियंट,
और ये विंग डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट सब रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे फ्लाई का विंग दिखाया गया है। अभी फ्लाई का विंग जब ऐसे ही डेवलप नहीं हो जाता है, वो लार्वा में विंग इमेजिनल डिस्क रहता है। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ बड काइंड ऑफ थिंग और अ डेवलपमेंटली ट्रांजिएंट ऑर्गन दैट वुड इवेंचुअली गिव राइज टू द विंग। तो इसी विंग का एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस ऐसे दिया गया है और डीपीपी ग्रेडियंट को ऐसे दिखाया गया है ब्लैक में, मतलब वही सोर्स है और उससे जितना दूर जा रहा है उतना मॉर्फोजन ऐसे डिप कर रहा है। तो ये कलर कोड जो ब्राउनिश कलर कोड है, इससे आपको पता चल रहा है कि मॉर्फोजन सोर्स कौन सा है, कैसे डिफ्यूज़ कर रहा है और कंपार्टमेंट बॉर्डर कहाँ पर है। तो ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट होने के बाद क्या होगा, क्योंकि देर आर सम जीन्स विच आर अर्ली रिस्पॉन्सिव जीन्स विद इन 50 आवर्स में जिसका रिस्पॉन्स हो जाता है, जिसका ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। तो आप देखो कि डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट जीन का एक्सप्रेशन होगा कॉम्बिनेटोरियल वे में। जैसे सेल एंड OMB आर एक्सप्रेस्ड जब डीपीपी का ग्रेडियंट बहुत हाई होता है। तो ये डार्क ग्रीन से हम लोगों ने समझा है, जो एरिया बहुत डार्क ब्राउनिश है वहाँ पे सेल और OMB दोनों जीन का एक्सप्रेशन हुआ है। थोड़ा दूर जाने पे जहाँ पे ब्राउन या फिर डीपीपी ग्रेडियंट बहुत कम हो चुका है या फिर उस ग्रेडियंट डिक्लाइन कर चुका है, उसी जगह पे आप देखो OMB का एक्सप्रेशन ओनली है, सेल का एक्सप्रेशन नहीं है। मतलब डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन हुआ है और ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन ही आखिर में जाके डिफरेंट रीजन को स्पेसिफाई करेगा। जैसे आप देख सकते हो एंटीरियर रीजन ऑफ द विंग ब्लेड इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द विंग ब्लेड। तो ऐसे डिस्टिंक्ट एनाटॉमिकल जोन्स प्रोड्यूस्ड होगा और उसका जो की एस्पेक्ट है वो बहुत ही अर्ली स्टार्ट हो जाता है विंग इमेजिनल डिस्क पे, और पूरा जेनेसिस होता है ये मॉर्फोजन ग्रेडियंट को इंटरप्रेट करके। तो मॉर्फोजन ग्रेडियंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर स्पेसिफाइंग सेल फेट एंड इट हैज़ टू बी इंटरप्रेटेड प्रॉपरली। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक्टिविन एंड XNR मॉर्फोजन ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं, जो कि जीनोपस डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये एक जीनोपस एग है। यहाँ पे हम लोगों ने एनिमल पोल एंड वेजिटल पोल को मार्क कर दिया है, जो कि एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोल्स ही है, एंड डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड्स आर ऑल्सो मार्क्ड। हियर देयर इज अ सोर्स ऑफ मॉर्फोजन नोन एज न्यूक्लियोसेंटा। In this case, activin and XNR would be secreted from this center and it would create a gradient। तो आपको ये जो येलो में जो ग्रेडियंट दिख रहा है वो एक्टिविन और XNR का ग्रेडियंट है। अब ये ग्रेडियंट कैसे इंटरप्रेट होगा उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि डॉर्सोवेंट्रल कैसे फेट स्पेसिफिकेशन होगा। तो देखो कैसे इंटरप्रेट हो रहा है। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन देयर आर डिफरेंट जीन्स विच आर गेटिंग एक्सप्रेस्ड। जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे GSC एंड योमेस एक्सप्रेस हो रहा है बहुत हाई जहाँ पे ग्रेडियंट है। अब थोड़ा दूर जाओ देन एक्सब्रा एंड एपोड जीन एक्सप्रेस हो रहा है। थोड़ा और दूर जाओ तो WNT8 देन वेंट, ये सब जीन्स एक्सप्रेस्ड हो रहा है और इसका टाइम स्केल्स भी डिफरेंट है। ठीक है, अल्टीमेटली इवेंचुअली दीज जीन्स वुड अल्टीमेटली लीड टू मॉलिक्यूलर प्रोग्राम्स which would allow the specification and differentiation of these regions into specific cell types or tissue types। For example, जो पीछे वाला रीजन है वो नोटोकॉर्ड या फिर नोटोकॉर्ड बनाएगा, जो बीच वाला रीजन है वो मसल बनाएगा, जो बेसिकली एकदम लेफ्ट वाला रीजन है इधर वो ब्लड प्रोड्यूस करेगा। तो डिफरेंट रीजनलाइजेशन हो गया कैसे, मॉर्फोजन ग्रेडियंट को डिफरेंशियली इंटरप्रेट करने के बाद। तो इंटरप्रेट कैसे होता है वो जानने के लिए एक डेमोन्स्ट्रेशन देख लेते हैं जल्दी। तो यहाँ पे कुछ ऐसे टिश्यूज़ है जो जिसका सेल फेट अभी स्पेसिफाई हुआ नहीं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट में बीड्स ले लिया जिसको 4 नैनोमोलर ऑफ एक्टिविन में सोक किया गया है। तो ये बीड्स बेसिकली अ सोर्स ऑफ मॉर्फोजन जैसे काम कर रहे हैं। अब एज अ कंट्रोल उन लोगों ने क्या लिया, बीड्स लिया, सेम बीड्स लिया, बट मॉर्फोजन को सोक नहीं किया। जिस व्हीकल को यूज़ किया था मॉर्फोजन डिसॉल्व करने के लिए उसी व्हीकल में सोक करके बीड को रख दिया। अब थोड़ा टाइम होने दिया। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने देखा विथ इनसिटू हाइब्रिडाइजेशन या फिर अदर मॉलिक्यूलर टेक्निक्स कि कौन सा जीन्स एक्सप्रेस हो रहा है ठीक आसपास, और ऐसे डिस्टेंस हम लोग देखेंगे तो कौन सा जीन्स एक्सप्रेस हो रहा है। उन लोगों को पता चला कि जस्ट एक्टिविन ग्रेडियंट जहाँ पे बहुत हाई है, मतलब बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है एक्टिविन का, उधर गुस्कॉइड का एक्सप्रेशन होता है। इन कॉन्ट्रास्ट जहाँ पे कम है एक्सप्रेशन वहाँ पे एक्सब्रा का एक्सप्रेशन होता है। तो हम लोगों को एक ओवरऑल पोजिशनल आइडेंटिटी समझ में आ गया, राइट। जहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सप्रेशन वहाँ पे कौन सा वाला जीन एक्सप्रेस हो रहा है, वहाँ पे गुस्कॉइड एक्सप्रेशन हो रहा है। जहाँ पे सबसे कम एक्सप्रेशन हो रहा है वहाँ पे एक्सब्रा एक्सप्रेशन हो रहा है। तो हर एक जीन का एक एक्सप्रेशन थ्रेशोल्ड है,
राइट। और एक्टिविन कॉन्सेंट्रेशन वही थ्रेशोल्ड को डिटरमाइन कर रहा है, कौन सा जीन एक्सप्रेस होगा। जैसे कि एक्सब्रा का थ्रेशोल्ड बहुत कम है, इसीलिए कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मॉर्फोजेन में एक्सब्रा ट्रांसक्राइब्ड हो गया। अब गुस्कॉइड का कॉन्सेंट्रेशन जो थ्रेशोल्ड है वो ज़्यादा है, इसीलिए जस्ट बीट के पास वाले सेल्स में ही गुस्कॉइड का एक्सप्रेशन हुआ, दूर वाले सेल्स में गुस्कॉइड का एक्सप्रेशन नहीं हुआ। तो ऐसे पोजिशनल इंफॉर्मेशन, कॉन्सेंट्रेशन इंफॉर्मेशन कैन बी डीकोडेड बाय द सेल्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ऐसे ही मॉर्फोजेन ग्रेडियंट्स इंटरप्रिट होते हैं। तो मॉर्फोजेन ग्रेडियंट को समझने के लिए और एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा, एंड दीज आर बेसिकली एंटागोनिस्ट एंड एगोनिस्ट। तो आपको लग रहा है कि मॉर्फोजेन ग्रेडियंट ऐसे लीनियर होता है, ऐसे नहीं है। So just like you have these kind of source cells from which the gradient is created by the help of concentration, but also there could be antagonist molecule, मतलब दूर दूर वाले सेल में ज़्यादा से ज़्यादा एंटागोनिस्ट है, तो एंटागोनिस्ट का एक ओपोजिंग ग्रेडियंट भी हो सकता है। तो ऐसे ही मॉर्फोजेन ग्रेडियंट शेप होता है with the help of the morphogen concentration itself and the antagonist concentration as well। तो कैसे एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट एंड मॉर्फोजेन रहता है एक टिश्यू में, ये सब कुछ डिटरमाइन करता है कि मॉर्फोजेन में जो मैसेज है उसी स्पेशियो टेम्पोरल डायनामिक्स कैसे इंटरप्रिट होगा। और ये इंटरप्रिटेबिलिटी डेवलपमेंटल बायोलॉजी का की थीम है, इसीलिए ये लेक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देन लेट्स टॉक अबाउट सम नर्व ट्यूब पैटर्निंग। सो द न्यूरल ट्यूब में जो वेंट्रल एंड है ना, वो पैटर्न होने के लिए भी डिफरेंट ग्रेडियंट्स का इस्तेमाल होता है, जैसे सोनिक हेजहॉग। सो सोनिक हेजहॉग एंड ग्ली का ग्रेडियंट डिटरमाइन करता है कि कैसे पैटर्न होगा। यहाँ पे एक चीज़ देख लो, ग्ली आर जो है ये बेसिकली रिप्रेसर जैसे काम करता है और एंटागनिस्ट जैसे काम करता है। ये अपोजिंग सिचुएशन में ग्रेडियंट दिखा रहा है, राइट। लेकिन ये सारे ग्रेडियंट का इंटरप्ले जो होता है, एक दूसरे के साथ जो बेसिकली इंटरैक्शन होता है, वही डिटरमाइन करता है कि डिफरेंट सिग्नलिंग मैग्नीट्यूड कैसे इंटरप्रेट होने वाला है। और उसी इंटरप्रिटेशन से डिफरेंट जीन्स एक्सप्रेस होता है। इसका स्पेसिफिक पैटर्न अल्टीमेटली डिफरेंट रीजन्स ऑफ द नर्व ट्यूब को डिफरेंट वे में पैटर्न करता है। जैसे P3 हो गया जो बहुत क्लोज होता है फ्लोर प्लेट के, वो P3 रीजन होता है। देन लेट्स से सम मोटर न्यूरॉन रीजन्स आर देयर इन ग्रीन। सो ये सारा पोजिशनल आइडेंटिटी ऐसे मॉर्फोजेन ग्रेडियंट इंटरप्रिट करने से ही बनता है, राइट। सो दैट इज वाई इंटरप्रिटिंग द मॉर्फोजेन ग्रेडियंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये बात आ जाता है कि भाई मॉर्फोजेन ग्रेडियंट ऐसे ट्रांसक्रिप्शन नेटवर्क्स को एक्टिवेट कैसे करता है। देयर आर मेनी वेज पीपल हैव डिस्क्राइब्ड। जैसे ऐसे हो सकता है कि ऑटो रेगुलेटरी लूप हो सकता है। कैसे होता है, मानो कि यही मॉर्फोजेन है रेड में, और रेड एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को एक्टिवेट करता है। अब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फिर से खुद को ही जनरेट करता है। मतलब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर क्या कर रहा है, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये जो सिग्नल है खुद को ही मतलब सेल्फ एम्पलीफाई कर रहा है। तो ये ऑटो रेगुलेशन हो गया। सो ऐसे होता है नर्व ट्यूब में। जैसे विंड का ग्रेडियंट डॉर्सल साइड से आता है, रूफ प्लेट से, और ये PAX3 जीन को एक्सप्रेस करता है। तो PAX3 जीन इज एक्सप्रेस्ड विद द हेल्प ऑफ द सिग्नल इटसेल्फ। देन देयर आर अदर कैस्केड्स ऑफ फीड फॉरवर्ड लूप। मानो कि एक सिग्नल है और एक सीरीज ऑफ जीन एक्सप्रेशन हो रहा है, तो प्रीवियस पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो अगले वाला जीन को ट्रिगर कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखो, पहले वाला जो जीन था उसका प्रोडक्ट था ऐसे ग्रीन वाला मॉलिक्यूल, वो फिर से बनाया क्या, ये वायलेट वाला मॉलिक्यूल, वो जाके अगले वाला जीन को एक्टिवेट किया। ऐसे फीड फॉरवर्ड कैस्केड चालू हो जाता है। ऐसे भी हो सकता है। देन लेट्स से देयर आर one signal that give rise to two transcription factor expression, and each of these transcription factors are repressing each other. So that creates possible sharp boundaries in the tissue. तो ऐसे sharp morphogen boundaries तैयार होता है टिश्यूज में, ठीक है। इसको बोलते हैं म्यूचुअल रिप्रेशन। सो दीज आर ऑल पॉसिबल वेज बाई विच मॉर्फोजेन कैन बी रेगुलेटेड। मतलब कोई एक वाला स्ट्रैटेजी यूज नहीं होता है, कॉम्बिनेशन में यूज होता है। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू 3-4 स्ट्रैटेजीज। देर इज ऑल्सो अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क, मतलब कि एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है, कोई ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दूसरे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को रिप्रेस कर रहा है, ऐसे रिप्रेशन एक्टिवेशन, ऐसे एक नेटवर्क पैटर्न तैयार हो जाता है। और ये नेटवर्क अल्टीमेटली एक सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट करता है जो कि एक डिस्टिंक्ट सेल फेट को एक्वायर करने में हेल्प करता है। सो आई होप इट वॉज यूजफुल। ऐसे ही और भी नोट्स और फ्लैश कार्ड्स आपको मिल सकता है, हमारा वेबसाइट में तो है ही, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज,
हर जगह पे आपको ये सब मिल सकता है। और अगर ये कोर्स आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सारे वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि स्पेशली डेवलपमेंटल बायोलॉजीज़ का कुछ अच्छा वीडियो होता नहीं है CSIR नेट के लिए, राइट। और अगर आपको अच्छा लगता है आपका दोस्तों में प्लीज़ शेयर कीजिए ये लिंक, ताकि वो भी आपसे जुड़ जाए और इतना कम प्राइस में इतना अच्छा लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड कर पाए। और भी थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।